देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। यस मैम। ठीक है सर। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे थे, वहां पर एक क्वेश्चन का 3 पॉइंट था आंसर देने का, ठीक है, जिसमें से मैंने सिर्फ ये 2 करवाया था, एक तुम लोग को घर पे करने के लिए बोला था। ये देखो ये वाला 5 के ये वाला, ठीक है। एक सेकंड। हाँ ये वाला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ये तो हम लोगों ने कर लिया था। गुड इवनिंग। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ये कर लिया था। सो हाउ दे, ये पॉइंट 2 वाला मैंने करने के लिए बोला था कि कैसे इफेक्टेड होगा प्रॉफिट पे, और सस्पेंस अकाउंट कैसे लेजर में दिखेगा वो मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो सेकेंड वाला पॉइंट ये हम लोग कर लेते हैं। देखो सेकेंड वाला पॉइंट मैंने करने के लिए दिया, सस्पेंस अकाउंट का ये जो निकल के आया था कि उसमें बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब कंफर्म बात ये है कि अभी भी सारा एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड वाला पॉइंट हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो प्रॉफिट 2 ही चीज हो सकता है, या तो पहले से इंक्रीज करेगा या तो पहले से डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। सबसे पहला प्रॉब्लम ये देखो, हम लोगों ने एक्सपेंस कम दिखाया था, सॉरी एक्सपेंस ज्यादा दिखाया था, तो अब ठीक कर लेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा। बोलो, एक्सपेंस पहले ज्यादा दिखा दिया था, अभी ठीक कर लेंगे तो क्या होगा। बोलो, अरे कोई तो बोलो। गुड इवनिंग। बोलो एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ देख के तो पता चल रहा है कि एक्सपेंस हम लोगों को 0 दिखाना था, हम लोगों ने 50 दिखाया। अब अगर सही कर लेंगे तो एक्सपेंस क्या होगा, ए सॉरी प्रॉफिट क्या होगा। बाढ़। प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक बोले तो बढ़ भी कम होना है, बढ़ भी। मिस्टेक इन टोटली, टोटली एक्सपेंस, एक्सपेंस করলে তো প্রফিট কি হয়, এক্সপেন্স করে দেখালে তো প্রফিট কমে, তো আমি যদি ভুল করে 50 টাকা বেশি এক্সপেন্স দেখেছি প্রফিট কি করে ঠিক করলে তো বেড়ে যাবে। अच्छा अब देखो फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला था, सेल्स 100 दिखाना चाहिए था, हम लोगों ने सेल्स 0 दिखाया है गलती से, तो सेल कम दिखाया है, तो प्रॉफिट क्या हुआ था, सेल अभी क्या होगा, मतलब हम लोग को पूछा है ना रेक्टिफाई करने के बाद क्या होगा। तो हम लोगों ने सेल्स 100 दिखा दिया है, रेक्टिफाई करके सेल 100 दिखा दिया है, सेल जैसे ही 100 दिखा देंगे प्रॉफिट क्या होगा। अब सेल करने से, अब बोलो कोई सेल क्यों करता है, लॉस कमाने के लिए कि प्रॉफिट कमाने। ऑब्वियसली सेल हुआ है तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक इन टोटलिंग सेल्स 100। अच्छा फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि क्रेडिटर हम लोगों ने 0 दिखाया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्रेडिटर हम लोगों ने 0 दिखाया था, क्रेडिटर हम लोग का 225 है, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर का जो इम्पैक्ट है वो हम लोग का यहाँ पर आएगा, बताओ प्रॉफिट पे आएगा डायरेक्टली, क्रेडिटर का इम्पैक्ट नहीं, वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, हम लोग को ट्रेडिंग पीएल का आइटम देखना चाहिए जो प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। तो सेल्स रिटर्न देखो, सेल्स रिटर्न टू डेटर हम लोग का 100 होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने डेटर तो ठीक किया था बट सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अगर सेल्स रिटर्न हो जा रहा है तो प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा। सेल्स रिटर्न 100, अपने अपने कॉपी में देखो ना, सेल्स रिटर्न 100 होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न 0 दिखा रखा है, मतलब गलती से। अब सेल्स रिटर्न को सही कर रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न होने से प्रॉफिट है कि लॉस है, मैंने कोई चीज बेचा कस्टमर आके वापस कर रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। प्रॉफिट को होंगे। कम होगा, कम होगा यहाँ पर।
ओमिशन कर दिया था, कोई किसी को मैंने ये बेच दिया, अब वो आके रिटर्न कर रहा है तो मुझे तो उसको वापस देना पड़ेगा ना। ओमिशन इन पोस्टिंग सेल्स रिटर्न, ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग का कम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ट्रेड पेबल का दिया था, तो ट्रेड पेबल हम लोग का यहाँ पर हम लोगों ने 500 ट्रेड पेबल दिखाना था, लेकिन हम लोगों ने उसको दिखा दिया है परचेज टू बैंक बोल के। अच्छा, मतलब ये वाला क्या एंट्री था, इसका मतलब ट्रेड पेबल टू बैंक का मतलब हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों ने दिखा दिया परचेज टू बैंक, तो प्रॉफिट में इंपैक्ट आया होगा क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिटर को पेमेंट किया, इस एंट्री का मतलब तो क्रेडिटर का पेमेंट होता है, लेकिन दिखा दिया है कि परचेज किया है, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट, मतलब परचेज कहाँ दिखाते हो, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में अगर परचेज दिखा रखे हो, नहीं दिखाना चाहिए था, तो फिर क्या होगा उसका इम्पैक्ट। गुड इवनिंग मैम। बोलो, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा परचेज दिखाने से, परचेज नहीं दिखाना था, परचेज दिखा दिया, प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा। পারচেজ দেখানোর জন্য প্রফিট কমে আছে, হ্যাঁ, তাহলে এখন ঠিক করে দিলে প্রফিট বাড়বে। अभी ठीक करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाए। मिस्टेक इन पोस्टिंग फ्रॉम पे बुक टू लेजर, ये लिखा हुआ था वहां पर लैंग्वेज क्वेश्चन में, ठीक है, तो यही इम्पैक्ट होगा, आगे का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, वो हम दिखा देते क्यों नहीं आ रहा है, मैंने क्यों लाइन लगा दिया वो भी हम बता देते। ये सेल्स रिटर्न है, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग अपना पूरा लिख लो। अच्छा, आगे का देखो जो भी है यहाँ पर, जैसे 500 के बाद ये जो दिख रहा है ना डेटेड टू सेल, हम लोगों ने टू डेटेड टू सेल्स, तो यहाँ पर जो है ना देखो, जो ट्रेडिंग पीएल का आइटम वो तो सेल है, वो तो सही सही पोस्ट हुआ है, तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो डेटर को चेंज करना पड़ेगा, डेटर को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था जबकि डेटर को डेबिट करना था, तो डेटर बैलेंस शीट का आइटम, इसीलिए इसका इम्पैक्ट हम लोगों का नहीं आएगा, ठीक है, बाकी खत्म यहाँ पर। अब टोटल करते हैं कि इसको रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट इंक्रीज होके हो रहा है 650 और डिक्रीज साइड में 100, तो अगर हम लोग नेट इंपैक्ट देखें तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 550 प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ये प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, तो फिर 100 रुपए से कम हुआ तो 650 से ज्यादा हुआ, तो ये 550 जो है हम लोग का क्या हो गया, 550 रुपीज से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हो, तुम लोग इसके नीचे लिख दो, हम यहाँ पर लिख देते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट द प्रॉफिट will be increased by ₹550, तो ओवरऑल सारा चीज कैलकुलेट करके देखा गया कि प्रॉफिट जो है 550 से इंक्रीज कर रहा है, ये मैंने तुम लोग को बोला था घर पे ट्राई करने को। इसके बाद और दो क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। Mr. A closed his books of accounts on September 30, 2020 in spite of a difference in trial balance, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होने के बाद भी इन्होंने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर लिया, तो फाइनल अकाउंट्स बना कि नहीं बना ये बोलो, ट्रायल बैलेंस बन गया है मतलब तो जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक का जो सफर था वो कंप्लीट हो चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया, तो फाइनल अकाउंट्स बना कि नहीं बना, नहीं बना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पे जिसमें ये डिस्कस कर चुके हैं, अब तो चैप्टर ही खत्म होने आ रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं, ऐसा कहाँ लिखा है?
मैम फाइनल अकाउंट बन गया होगा। फाइनल अकाउंट्स बन गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ही फाइनल अकाउंट्स है। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस होने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ही होता है ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट फॉर सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप होने से ट्रेडिंग पीएल, पीएल एप्रो बैलेंस शीट, और कंपनी होने से स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट। अच्छा, अब देखो बोल रहा है द डिफरेंस वाज 830 द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। ठीक है, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस का 830 रुपीज से शॉर्ट दिख रहा है। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, और उन्होंने उसको सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया। मतलब ये रहा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस 813 क्रेडिट साइड बीइंग शॉर्ट, मतलब यहाँ पर जितना भी आ रहा है यहाँ पर 830 से कम दिख रहा है। यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मान लो अगर कितना दिख रहा है, सपोज कि यहाँ पर कितना बोले 830 क्रेडिट साइड कम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1830 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1000 ही दिख रहा होगा। तो सस्पेंस बोल के फिर किधर लगाना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लगाना पड़ेगा। इट वाज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट एंड इन 2021 फॉलोइंग एरर्स वेयर लोकेटेड। ठीक है, तो इन्होंने वो सारे जो भी प्रॉब्लम थे, ऑब्वियसली सस्पेंस में ही जाएगा क्योंकि हम लोग 3 स्टेज में करते हैं। ठीक है, अभी एमसीक्यू आएगा तो पूछेंगे तुम लोगों से। देखो पहले दिन मैंने सारा चीज समझा दिया, बाकी प्रैक्टिस 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 करेंगे तो थोड़ा तो जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो इतना क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे, फिर मुझे चूज कर करके करना पड़ेगा, जो कि हम करते नहीं। हम सारा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करते, लेकिन तुम लोग अगर घर पे नहीं देखोगे तो फिर ये छोटा छोटा बातों का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सस्पेंस अकाउंट में बोल रहा है कि 2021 में ये एरर लोकेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि 3 स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है। फाइनल अकाउंट्स बन गया है तो 2 चीज होता है, किसी को याद है क्या क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर एरर लोकेट होता है तो 2 चीज होता है। एनीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी? আমি জিজ্ঞাসা করছি না, আমি জিজ্ঞেস করছি কি মেথডটা, যদি আমার फाइनल अकाउंट्स रेडी হওয়ার পর एरर डिटेक्ट হয় তাহলে मेथड। फर्स्ट पेज में क्या लिखवाया मैंने, फर्स्ट दिन क्या लिखवाया, अपना कॉपी खोल के देखो, कम से कम देख के ही बताओ। बोलो, क्यों तो बोलो, कोई बोलो। ऑफलाइन में कोई नहीं बोल पा रहा, चलो ऑनलाइन वाले बोलो। तुम लोग भी देख के ही बताओ अपने कॉपी से क्या लिखवाया हुआ है फर्स्ट डे, अगर वो बस वही। पहले दिन नहीं किया? हाँ बोलो। সাসপেন্স আর হুম, অ্যাকাউন্টস গুলো পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে দেখাতে হবে। नॉमिनल अकाउंट पीएल एडजस्टमेंट में होगा, तो लास्ट दिन क्या किया था, लास्ट दिन तो उसी पे किया था। ये रहा, ये रहा पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट। नो आंसर। क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, देखो ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। ठीक है, सेल किया है मिस्टर लाला को, जो क्रेडिट ऑफ मिसेस माला में पोस्ट कर दिया है, तो बोलो क्या होगा। चलो बनाओ, देखो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, गलत क्या किया है, गलत है, सेल किया है मिस्टर लाला को, जो कि क्रेडिट ऑफ मिसेस माला कर दिया। तो मिस्टर लाला को सेल करने से क्या एंट्री होगा, मिस्टर लाला टू सेल्स 2300। रॉन्ग एंट्री क्या किया है हम लोगों ने, इस सेल को क्या कर दिया है, क्रेडिट ऑफ मिसेस माला कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 सेल्स तो है, इसमें कोई इंपैक्ट तो नहीं आया है, क्रेडिट ऑफ मिसेस माला कर दिया है, तो 2 मिसेस माला। ठीक है, नाम है मिसेस माला कर दिया। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, मिस्टर लाला को डेबिट करेंगे 2300, फिर सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो रखा है, कोई इश्यूज नहीं है। मिसेस माला को हटाना है, तो वो क्रेडिट किया था उनको डेबिट कर देंगे
2300 और 2 लिखेंगे सस्पेंस। देखो ये सब अगर पता नहीं होगा कि कहाँ सस्पेंस लिखना है, कहाँ स्टेटमेंट लिखना है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। ये मैंने डे 1 में ही बोला था कि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कि क्या करने बोला, बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे समझ में आए। अच्छा, अब इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट है? अगर रेक्टिफाइड एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तब वो पीएल एडजस्टमेंट से एडजस्ट होता है, नहीं है, ठीक है। ये रियल, ये जो है पर्सनल अकाउंट है, सस्पेंस तो अपना नेचर बदलते रहता है, ठीक है। सस्पेंस को जैसे यूज कर, वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह होता है, उसका कोई नेचर हम लोग नहीं बोल सकते। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2020 1240 was not posted in the ledger। रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सा रिटर्न, सेल्स या परचेस? सेल्स, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक्स में 1240 जो है वो पोस्ट नहीं किया गया है लेजर में, मतलब हम लोग का सेल्स रिटर्न 1240 था जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। तो यहाँ पर होगा सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था 1240 से, नहीं 1240 की 1200 क्या था, 1240, हाँ। अच्छा, और इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे 1240 से, और क्रेडिट, इसको पूरा करने के लिए क्रेडिट करेंगे टू सस्पेंस। अब यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया तो उसका तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो पीएल एडजस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला सेम होगा, हम सेम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर और रिपीट नहीं करते, तुम लोग घर पे लिख लेना। और ये वाला जो है, बोलो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है कोई भी? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, पीएल। और ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है पीएल एडजस्टमेंट? अभी देखा अपनी कॉपी में तुम लोग, बोलो क्यों? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसीलिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 12। अच्छा, थर्ड नंबर पे देखते हैं, देखो क्या बोला। Freight paid on a machine 5,600 was posted to the freight account as 6,500। फिर फुल स्टॉप है, 10% डिप्रिशिएशन चार्ज ऑन दिस मशीन, ठीक है। पहले मशीन को लाने के लिए, फ्रेट का मतलब भाड़ा होता है ना, मशीन को लाने के लिए जो फ्रेट लगा है वो 5,600 है। इसका सही एंट्री क्या होता है, बोलो? हो गया प्रिंसिपल लेवल। फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट करोगे तो मशीन तो चला गया। मशीन खरीदने पे फ्रेट लग रहा है कि बेचने का बात है कि खरीदने का बात है? देखो बेचने से भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम किसी को बेचेंगे, अगर मुझे उसके घर तक उस मशीन को पहुंचाना है तो फ्रेट लग सकता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, खरीदना या बेचना? गुड इवनिंग अपर्णा। गुड इवनिंग मैम। फ्रेट अकाउंट डेबिट, फ्रेट खुद ही एक्सपेंस है, सैलरी टू एक्सपेंस लिख सकते हैं। बोलो, आज थोड़ा पूछते हैं, दो ही क्वेश्चन है इसलिए हम आराम आराम से पूछ रहे हैं। फ्रेट टू कैश, वो तो फ्रेट टू कैश ठीक है, एंट्री ठीक हो रहा है, बट प्रिंसिपल एरर है, क्योंकि मैंने ये बोला भी था एक क्वेश्चन में, तुम लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। डिप्रिसिएशन तभी तो किए हो गए 11 12 में। अब बोलो, मशीन खरीद, मैंने बोला था बिफोर पुट टू यूज तक जो भी खर्चा होगा वो एसेट के दाम के साथ क्या होता है, ऐड होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये एसी अगर 40,000 का है, या फिर ये कुछ भी एक एग्जांपल शायद मैंने दिया था, तुम लोग क्लास भी सुन सकते हो अगर याद नहीं है तो। मैंने बोला था अगर ये 40,000 का है, अब इसको तो मतलब हाथ में उठा के तो ला नहीं सकता, अब इसको लेके आने का खर्चा होगा, इसको इंस्टॉल करने का खर्चा होगा। जब तक ये रेडी टू यूज नहीं हो जाता है तब तक सारा खर्चा क्या होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। कैपिटलाइज्ड मतलब एसेट के दाम में ऐड होता है। तुम लोग कभी डेप्रिसिएशन किए हो तो उसमें इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, ये सब नाम नहीं सुने हो, नाम सुने हो तो उसको कहाँ ऐड किया जाता है? और यहाँ पर भी अभी कुछ दिन पहले, मतलब आई थिंक फर्स्ट वाले क्लास में हुआ है, क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा है, देखेंगे तो याद आ जाए। तो क्या होगा बोलो?
मैं इतना मशीन कुछ- अकाउंट डेबिट टू फ्रेट। मशीन अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, फ्रेट क्रेडिट क्यों होगा? फ्रेट इनकम है कि क्रेडिट होगा? कोई तो सही एंट्री बोलो। मशीनरी टू कैश। हाँ ठीक है, मशीन टू कैश। अभी तो बोला मशीन के दाम के साथ ऐड होगा, फ्रेट लिखना ही नहीं है हम लोगों को। क्या लिखना चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सब तो देखो 11-12 का चीज, 5006 ये चैप्टर में वैसे 11-12 का ही है, वो बात अलग है। लेकिन ये मैंने बोला भी है, चाहे 11-12 में तुम लोग भूल जाओ, ये मैंने बोला है। क्योंकि एक क्वेश्चन में है कि कितना बार करवाते हैं, याद तो है मुझे। हाँ आ गया रिपेयर आ गया, मिल गया मुझे। ये देख, रिपेयर टू कैश क्या लिखा था? बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग को रिपेयर करवाने का खर्चा। यहाँ पर मैंने बोला था कि रिपेयर अगर छोटा मोटा है, अगर मेरा एसी यूज हो रहा है उसके बाद अगर हम लोग इसको रिपेयर करवा रहे हैं तो वो खर्चा खर्चा माना जाता है। लेकिन मान लो मैंने एक सेकेंड हैंड एसी लिया, अब उसको यूज करने के पहले उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो वो खर्चा मेरा कभी रेवेन्यू खर्चा नहीं होता है, वो होता है कैपिटलाइज्ड। ये रिपेयर वाला पॉइंट बताते हुए मैंने बोला था, यहाँ पर उल्टा ट्रीटमेंट है। यहाँ पर उन्होंने रिपेयर को बिल्डिंग में लगा दिया था, जबकि वो लगाना नहीं था, क्योंकि वो आफ्टर मतलब पुरानी बिल्डिंग पे मतलब नॉर्मल एक्सपेंस था। ठीक है, जैसे भी मुझे अगर कुछ भी रेक्टिफाई करवाना है, इस एसी को मुझे मान लो इसमें कुछ सर्विसिंग करवाना है, तो वो तो मेरा एक्सपेंस हो गया। लेकिन लेने के पहले अगर हम कुछ भी खर्चा करेंगे, जब तक हम खुद यूज नहीं कर रहे तब तक मेरा जो भी खर्चा होता है वो एसेट के दाम के साथ ऐड होगा। तो एसेट के दाम के साथ ऐड होगा तो एसेट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एसेट का नाम मशीन है तो मशीन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, पेमेंट हो रहा है टू कैश। अच्छा, अब यहाँ पर गलती इन्होंने क्या किया जो तुम लोग प्रिंसिपल एरर कर रहे थे, फ्रेट अकाउंट डेबिट 6500 किया, और एक गलती भी इन्होंने किया है, अमाउंट को 6500 रखा है फ्रेट में, लेकिन कैश में ऐसा कुछ नहीं किया है। ठीक है, कैश उन्होंने ठीक रखा है। अब कैसे ठीक होगा? मशीन को डेबिट करो, कितने से? 5600। फ्रेट को क्या करेंगे? क्रेडिट, कितने से? 6500। तो सस्पेंस किधर लगेगा? डेबिट में लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, मेरा जगह नहीं है। सस्पेंस डेबिट में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखते टू फ्रेट। तुम लोग का जगह नहीं है तो इसके ऊपर लगा दो 6500 सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस कितना आएगा? जितना लिखने से होगा, कितना रहे? 900 सस्पेंस डेबिट होगा। अच्छा, अब इसमें कोई पीएल एडजस्टमेंट होगा? पीएल एडजस्टमेंट कहीं लगेगा? फ्रेट नॉमिनल अकाउंट होता है तो ऑब्वियसली लगेगा। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन क्या अकाउंट होता है? टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। फोर्थ नंबर। अच्छा, एक फोर्थ के पहले और एक चीज करना है हम लोगों को, डेप्रिसिएशन बोला था, बोला कि 10% डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द मशीन। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? अब देखो, मशीन खरीदा था हम लोगों ने, लेकिन मशीन का दाम गलत लिखा होगा, क्योंकि फ्रेट को हम लोगों ने उसमें ऐड किया ही नहीं, क्योंकि हम लोग को एंट्री करना चाहिए था ये वाला, हम लोगों ने किया ये वाला, तो हमारा मशीन कितने से कम दिख रहा होगा? 5600 से कम दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों का मशीन का जो भी प्राइस है, मुझे नहीं पता ओरिजिनल प्राइस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे दिया नहीं है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब है कॉस्ट, जो कि परचेज प्राइस है, और उसमें अदर एक्सपेंसेस जो भी कैपिटलाइज्ड हुआ, जिसमें एक नाम हम लोग को दे रखा है फ्रेट, मतलब ये जो भी प्राइस था इसमें फ्रेट कितना ऐड होना चाहिए था? 5600। ये मत देखो, ये तो गलत वाला है। ठीक है, तो सही वाला कितना है? ये वाला
तो ये ऐड होना चाहिए था, तो मशीन का दाम हो जाता दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, ठीक है। तो अब जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज किए, क्योंकि फ्रेट को हम लोगों ने कैपिटलाइज नहीं किया हुआ था, ठीक है, तो हम लोग का मशीन बस इतने का दिख रहा था, तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कितने पे चार्ज किया, करना चाहिए था इतने अमाउंट पे, किया सिर्फ सिर्फ इतने अमाउंट पे। तो अभी डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे तो और कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट बोलो, बोलो कोई भी बोलो। अच्छा, हम इसका कोई प्राइस ही ले लेते, चलो मशीन था 10,000 का, फ्रेट लगा था 5,600, तो मशीन बनता है 15,600 का, तो मुझे डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करना चाहिए था। अब मैंने अगर इस अमाउंट को कैपिटलाइज्ड किया ही नहीं है, मैंने इसको एक्सपेंस दिखा दिया, तो ये तो मेरे मशीन के दाम में ऐड हुआ नहीं। तो अगर हुआ नहीं तो कितने पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है, तो अभी कितने पे करना पड़ेगा, तब जब 10 पे किया हुआ है तो 15 पे क्यों करेंगे, 10 पे तो किया हुआ है ना, अभी कितने पे करने से रेक्टिफाई होगा। 10,000 তো করা আছে, নিজেই তো বলছো 10,000 করা আছে। ये मैंने क्या पूछ लिया अभी, 500 हाँ 5,600, 5,600 पे होगा, जो जिसपे नहीं किया उस पे होगा ना, क्यों 10,000 पे ही होगा, क्यों 15,600, जब 10,000 पे डिप्रिसिएशन चार्ज किए, इसको तो मशीन मानी है ना भाई, ये मेरा एसेट है, मेरा ये एसेट मान लो फ्रेट लगा के 15,000 का है, मैंने 5,000 फ्रेट लिया था, मतलब 5,000 मेरा फ्रेट लगा था, मैंने सिर्फ 10,000 पे ही चार्ज किया, 5,000 को माना ही नहीं मशीन के, ये टेबल के दाम के साथ ऐड नहीं किया, तो जितने पे नहीं लगा उतने पे लगेगा। अच्छा ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे बोला, अब डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होना चाहिए, बताओ। चलो स्कूल में ले जाते हैं तुम लोग, 11-12 के बच्चे को लेके आते, पूछते हैं, बोलो। Depreciation to machinery. हाँ, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सिर्फ मैम आएगी, होमवर्क भी करवाएगी, क्लास वर्क भी करवाएगी, मैम को देने नहीं जाना है एग्जाम, एटलीस्ट अब तो और नहीं जाना है, हो गया जो होना है। डेप्रिसिएशन टू मशीन बोलो कितना होगा, परसेंटेज बता दिया है, 10%, बोलो कितना होगा, 560 होगा। अच्छा, गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने इसको क्योंकि एक्सपेंस कंसिडर किया था तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाया नहीं, तो इसी एंट्री को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, यही वाला हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री होगा, लेकिन इसके बाद भी एक रेक्टिफिकेशन स्टेप्स हमारा लगना चाहिए, दैट इज पीएल, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन। एक दिन पूछने से तुम लोग का हालत जो है, मतलब पूछो, पूछिए बेकार में, ऐसा हो जा रहा है कि हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं, बेकार में पूछ रहे हैं। चलो 4th नंबर देखो। अच्छा, अब बोल रहा है वाइल, ये वाइल होगा, ठीक है, वाइट हो गया, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65,590 वाज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950, बोल रहा है कि परचेज अकाउंट का टोटल जब नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था तो इतने के जगह, सॉरी, इतना वाज रिटन इंस्टेड ऑफ इतना, अच्छा तो इतना लिखना चाहिए था, ये करेक्ट अमाउंट है, उसके जगह ये हो गया, हाँ सेंटेंस तो वही बोल रहा है, देख लेते, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज दिस वाज रिटन, हाँ इंस्टेड ऑफ दिस वन, तो ये करेक्ट है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है। तो हम लोगों ने परचेज का टोटल कितना दिखाना चाहिए था, इतना, हम लोगों ने परचेज का टोटल कितना दिखा दिया है, इतना, ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा बोलो, सही एंट्री क्या होगा, सही अमाउंट से होना चाहिए, परचेज कितना डेबिट होना चाहिए, 56,950 लिखो, ये तो आसान, इसमें तो कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 56,950। अच्छा, ये परचेज को तुम लोग क्रेडिट कैश क्या लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा वो क्रेडिट साइड में तो कुछ गड़बड़ बोला नहीं है, जो बोला इधर ही बोला है। अब हम लोगों ने परचेज को कितना दिखा दिया है, गलत जो अमाउंट है वो दिखाया हम लोगों ने 65,590, 65,590 तो ज्यादा दिखा दिया है, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेज को
कम करना पड़ेगा। कितने से होगा माइनस करके देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो टू परचेज होगा 8640 और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। लेकिन ये सोल्यूशन कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि परचेज मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो इसके बाद भी मुझे सोल्यूशन के जगह पे लिखना पड़ेगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। एट सिक्स फोर जीरो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। फिफ्थ नंबर, a sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30th September 2020 was not entered in the books at all. तो मशीन बेचा है लेकिन उसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं। बुक वैल्यू ऑफ द मशीन 6750। तो मशीन बेचने से एंट्री क्या होगा बोलो? बोलो। আরেকটা কিছু হবে ওর সাথে, এই দুটো ঠিক বলেছো কিন্তু আরেকটা কিছু হবে, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बता दिया है। तो बेचने से क्या होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री मैच नहीं खाएगा। अच्छा पहले बोलो कि मिस्टर मेहता टू मशीन, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे? चलो सही बोले हो थोड़ा सा, तो मतलब सही है लेकिन आधा अधूरा है। ठीक है, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन, ठीक है, ये एंट्री बोल रहे हो, ये सही हुआ है। तो बोलो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या लिखेंगे? मिस्टर मेहता को कितने से डेबिट करेंगे, मशीन को कितने से क्रेडिट करेंगे? 9,000 से। जितने में सेल किया उतने से ही करेंगे। और मशीन को कितने से क्रेडिट करेंगे? लेकिन मैच तो नहीं हुआ एंट्री, क्यों नहीं हुआ? हाँ, टू पीएल होगा, प्रॉफिट हुआ है ना, 9,000 में बेच दिया 6750 का चीज, कितना? 2250। अच्छा, ये हो गया सही एंट्री। अब देखते हैं इन्होंने इस पे गलती क्या कर रखा है। तो इन्होंने इस पे गलती जो कर रखा है, बोला है कि नॉट एंटर्ड, मतलब ओमिशन है। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री सेम लिखना, मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल, टू मशीन टू पीएल 9,000 6750 2250 देख देख के लिखना है। और इसमें भी चेंजेस होगा, कहां पर पीएल एडजस्टमेंट आएगा बोल सकते हो? पीएल के जगह मेहता जो है वो नॉमिनल है, क्या बोलते हैं उसे, पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा रियल अकाउंट है। पीएल के जगह लिखना पड़ेगा पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये बन गया। चलो अब हम लोग को क्या करना है, इसमें बोला नहीं है सस्पेंस अकाउंट बनाओ या फिर पीएल एडजस्टमेंट बनाओ, फिर भी हम एक बार बना के दिखा देते हैं। तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाओ, एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस में सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो बोल रखा है। ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस जो है यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल रखा था, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 830 दिख रहा है। और किधर दिख रहा है? क्रेडिट साइड में। तो ये किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में ही लिखना पड़ेगा। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये हम लोगों ने डे 1 में सीखा था जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तब, पहला क्वेश्चन। अच्छा अब यहाँ से देख लो सस्पेंस का एंट्री कहाँ जाएगा, ये वाला आएगा, मिस्टर लाला मिस्टर मेहता टू सस्पेंस, तो बाई हो जाएगा मिस्टर लाला बाई मिस्टर माला 2300 2300।
अच्छा, इसके बाद पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240, बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240, पीएल एडजस्टमेंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं टू सस्पेंस 1240। मशीन सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, ये वाला होगा। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब सस्पेंस में हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट, और यहां पर हो जाएगा बाई सस्पेंस। तो कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा इस एंट्री से बता सकते हो? कितने अमाउंट का पोस्टिंग होगा लेजर का? अपने कॉपी से देख के बताओ। इस एंट्री में जो पोस्ट हुआ, ये तो एक कंबाइन एंट्री है, मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो कितना अमाउंट पोस्ट होना चाहिए? हम्म? बोलो कितना अमाउंट पोस्ट होना चाहिए? 900, सही है, 900 पोस्ट हो, क्योंकि वो कंबाइन एंट्री होता है, तो उसका एंट्री जो है वो दो वैल्यूज से है, ठीक है। जो टोटल वैल्यू है वो कभी नहीं पुट होता है। ये देखो, ये ऐसे है, मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट 5600 5600, फिर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट कितना 900, तो ये पोस्ट अगर करना है तो 900 से पोस्ट होता है। पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन, पीएल एडजस्टमेंट में लिखना है टू मशीन 560, टू मशीन 560, 560। अच्छा, और क्या बाकी है? सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएल एडजस्टमेंट बाय सस्पेंस, यहाँ पर हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट और बाय सस्पेंस। अमाउंट हो जाएगा 8640, 8640। और एक लास्ट का, मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, यहाँ पर क्या पोस्टिंग होगा? पीएल एडजस्टमेंट में होगा, क्या होगा? बाई मिस्टर मेहता, कितने से होगा? 2250, बाई मिस्टर मेहता 2250। अच्छा, और एक एंट्री भी होगा, मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, अच्छा यही वाला होगा और तो कुछ होगा नहीं। मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, मिस्टर मेहता टू मशीन और मिस्टर मेहता टू पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और कुछ छूटा तो नहीं मेरा? नहीं, और कुछ नहीं छूटा। चलो अब इसका टोटल करके देखो सस्पेंस मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हुआ इसका मतलब सारा एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो इसका टोटल करके 049540 आ रहा है इधर, 9540। बाकी इसका कैलकुलेशन करते हैं, 830 प्लस 21240 प्लस 2300 का टोटल मतलब 6 और 4600 माइनस 9540, बैलेंस आ रहा है 2870, ठीक है। 2870 बैलेंस आ गया बाई बैलेंस सीटी। और इसका मतलब क्या होता है? लास्ट दिन का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ऑल एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड। ये देखो लास्ट क्लास में मैंने यही लाइन लिखवा के कंप्लीट किया था, सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट टैली या बैलेंस, इट इज क्लियर दैट ऑल द एरर्स हैव नॉट बीन ट्रीटेड, या फिर लोकेटेड, जो लिखना है लिख सकते हो। तो इसमें हमें कंक्लूजन लिख देना है, सिंस सस्पेंस अकाउंट is not balanced, that means all errors are not located at all। सारे एरर्स लोकेट नहीं हुए, मतलब अभी भी 2870 का एरर लोकेट होना बाकी है। अच्छा, अब पीएल एडजस्टमेंट का टोटल करते हैं, देखते हैं किधर बैलेंस आता है। तो इधर हो गया 900 8640 और 2250, 900 प्लस 8640 प्लस 2250, 11,790 इधर आ रहा है बैलेंस, माइनस
1240 माइनस 560, 9990, ठीक है, 9990। इसको क्या लिखना है? नॉर्मली पीएल एडजस्टमेंट से जो आता है हम लोग को कैपिटल यानी कि प्रॉफिट में दे देते हैं। प्रॉफिट में ऐड होने का मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था ना, रॉयस कैपिटल बोल के, उनके कैपिटल में जाता है। लेकिन इसमें हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, इसको टू ओनर्स कैपिटल नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी भी तो सस्पेंस मेरा रह ही गया ना, मतलब मेरा अगर सारा एरर लोकेट हुआ ही नहीं तो ये पीएल से जो आंसर आएगा वो भी मेरा सही नहीं आएगा। तो इसको भी बैलेंस बोल के रख देना है, ठीक है। और बाद में हम लोगों को जब वो एरर पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो एरर कितना है, तब जाके हम लोग को उसको जो है रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको ठीक कर पाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है मेरा यहाँ पर ना कुछ छूट गया है, देखो तो कोई एंट्री छूट गया है, टोटल टैली नहीं हुआ। 900 है, 5600 का कुछ छूट गया है पीएल एडजस्टमेंट में। हाँ ये रहा मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट, हाँ वो नहीं लिखा है, बाई मशीन बोल के आएगा ना 5600, वो नहीं लिखा है, इसीलिए आंसर मैच नहीं है। बाई मशीन वो छूट गया है, बाई मशीन 5600। अब इसका वैल्यू बढ़ाओ, कितना होगा? 17390 होगा, 17390। वहां पर हम लोगों ने टू रॉयस कैपिटल क्यों लिख दिया था पता है? क्योंकि वहां पर देखो हम दिखाते हैं, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर उनके कैपिटल में उस वैल्यू को ऐड कर दिया था। कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, कितना नंबर वाला था? ये देखो, यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ था, पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सस्पेंस में ये नेट आया था, मतलब बैलेंस नहीं आ रहा था, ठीक है हम लोग का। तो यहाँ पर हम लोग रॉयस कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक एरर, वैसे इस क्वेश्चन में बोला भी नहीं था हमें ये बनाने के लिए, ठीक है, बना दी कोई बात नहीं। यहाँ पर सारे एरर लोकेट नहीं हुए, वहां पर हो गया था। तो यहाँ पर बैलेंस को बैलेंस रखेंगे जब तक पूरा रेक्टिफाई नहीं हो जाता है। अब माइनस करके देख लो कितना आता है। 17390 माइनस 1240 और माइनस 560, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 15,590, 15,590। जैसे जैसे ये रेक्टिफाई हो जाएगा हम लोग उस तरीके से यहाँ पर भी रेक्टिफाई कर दें। अच्छा ये बन गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। ये हम लोगों ने किया थर्ड नंबर वाला। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन जून 30 2020 डिड नॉट एग्री। तो ट्रायल बैलेंस बन क्या होगा, तभी बात आ रहा है कि एग्री नहीं हुआ। द डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, द फॉलोइंग एरर वेयर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में ये एरर जो है इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तो हम लोग को बोल रहा है कि ये सब एरर है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे सो एज टू शो द करेंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। हमें इस तरीके से ठीक करना है ताकि करेंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस जो है हम लोग करेक्टली दिखा सके, ठीक है। अच्छा चलो तो फिर हम लोग इसमें कॉलम बनाए। अच्छा बोलो यहाँ फाइनल अकाउंट्स बना है कि नहीं बना है? ये लाइन पढ़ने से और यहाँ से यहाँ तक का लाइन पढ़ने से समझ में आता है। ट्रायल बैलेंस बन गया, ये बात तो कंफर्म है, ये तो सीधा सीधा बता दिया है। डिफरेंस वाज पुट टू सस्पेंस अकाउंट, इस यहां से यहां तक का मतलब ये होता है कि ट्रायल बैलेंस तक डन है। फिर बोला है यहाँ पढ़ो, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर वेयर डिस्कवर्ड। तो हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में एरर डिस्कवर्ड किया है, तो उस ट्रेडिंग पीरियड में फाइनल अकाउंट्स बन गया होगा, तभी तो बोल रहा है कि हम लोगों ने डिस्कवर कब किया, नेक्स्ट। उसके अलावा भी एक हिंट्स और है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे so as to show the current year's profit or loss correctly, ताकि हम लोग का करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस करेक्टली दिखे। क्योंकि प्रीवियसली अगर गलत किए हैं तो उसी का इम्पैक्ट तो इस साल भी आ जाएगा, तो उसको ठीक करना है। तो इसका मतलब हम लोग का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट लास्ट ईयर में बना हुआ था, तभी तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में इसको डिस्कवर किए कि ये सारा चीज गलत है। मतलब सस्पेंस वाला डेटा लेके ही फाइनल अकाउंट्स बन गया था, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद का एरर। अच्छा चलो यहाँ पर लिखो करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड।
और यहाँ पर सोल्यूशन लिख देते हैं, जहां पीएल एडजस्टमेंट लगेगा उस कॉलम को यूज कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बोला है टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वाज कैरिड। अभी किया था, देखो परचेज बुक का टोटल इतना होना चाहिए, गलती से इतना हो गया है, तो परचेज डेबिट कितना होना चाहिए, ये टोटल एरर है। परचेज का डेबिट मतलब काउंटिंग में एरर हुआ है, होना चाहिए 4539, ठीक है, ये सही वाला अमाउंट है। वो तो पढ़ोगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझना पड़ेगा। लेकिन परचेज को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है कितने से, गलती से देखो 4593 से कर दिया है, तो ज्यादा किया है कि कम किया है, होना चाहिए 4539 4593, ज्यादा कर दिया है तो परचेज को कम करना है, तो टू परचेज करेंगे तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। देखो कितने से होगा, 54 होगा। तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन बनना चाहिए क्योंकि हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है परचेज, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा 50, ये मेन आंसर, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर बोला है कि ए सेल 573 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक्स एज 753, तो सेल दिखाना चाहिए था 573, दिखा दिया 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और हम लोगों ने कस्टमर के क्रेडिट में उसे पोस्ट भी कर दिया। मतलब अगर कस्टमर क्रेडिट कस्टमर का बात हो रहा है तो हम लोग का पूरा एंट्री अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिखना चाहिए था डेटर टू सेल, और करेक्ट आंसर के नीचे करेक्ट डेटा से लिखेंगे 573 जो है वो करेक्ट वैल्यू था, ठीक है। अब गलत क्या किया है, गलत हम लोगों ने 753 कर दिया है सेल्स बुक में, और पोस्ट भी कर दिया है कस्टमर के क्रेडिट में भी, ये वैल्यू पोस्ट कर दिया है, ठीक है। तो कस्टमर को पहला बात है क्रेडिट कर दिया, जबकि कस्टमर तो डेबिट होना चाहिए था, और टू सेल्स में क्रेडिट ही किया है क्योंकि उसको कुछ और किया है नहीं बोल रहा है, लेकिन अमाउंट दोनों में उल्टा लिख दिया है 753, ठीक है। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, तो डेटर को दिखाना चाहिए था 573, हम लोगों ने डेटर कितना दिखा रखा है 753, वो भी क्रेडिट दिखा रखा है, ठीक है। इसको कैसे ठीक करोगे, तो देखो अगर डायरेक्टली नहीं समझ में आता है, मेरे पास एक आसान तरीका है, पहले डेटर अकाउंट को डेबिट कर लो जितने से करना चाहिए, दैट इज 573, फिर डेटर क्रेडिट जितने से हो रखा है उतने से ही डेटर को डेबिट कर देंगे कैंसिल आउट करने के लिए 753, ये डेटर का सही एंट्री, ये गलत को एलिमिनेट करने का एंट्री। अब सेल पे आते हैं, टू सेल्स होना चाहिए 573, तो मैंने कर दिया यहाँ पर टू सेल्स 573, और जो टू सेल्स 753 है उसे मुझे एलिमिनेट करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा सेल्स डेबिट 753, ठीक है, सेल्स डेबिट 753, हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 753, और ये जो सही वाला सेल है ये नीचे आ जाएगा टू सेल्स 573, ठीक है। ये तो थोड़ा बच्चों के जैसा हो गया ये लिखने का तरीका, एक्चुअली तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, डेटर दोनों को ऐड कर देना चाहिए और सेल्स को नेट कर देना चाहिए, ठीक है, तब आएगा। अच्छा, दोनों साइड शायद मैच नहीं हो रहा है तो सस्पेंस भी एड ऑन करना पड़ेगा, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए किया, ठीक है। इसका नेट एंट्री क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख के दिखा देते, इसका नेट एंट्री हो जाएगा, क्या होगा, डेटर का टोटल लगाओ कितना होना चाहिए, 6 और 12 13, ठीक हुआ है 1326, सेल्स डेबिट इतना क्रेडिट इतना, तो नेट क्या होगा, डेबिट ही होगा क्योंकि डेबिट वैल्यू ज्यादा है, तो 753 और 573 का नेट करने पे कितना आता है 180, तो सेल्स मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, सेल्स डेबिट हो जाएगा 180, ठीक है। अब दोनों ही डेबिट साइड आया तो सस्पेंस क्रेडिट में पोस्ट होगा, कितने से होगा, इन दोनों का टोटल 1506, तो ये तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही करना पड़ेगा, लेकिन हम समझाने के लिए बोल दिए। नॉर्मली क्या करना है, जो कि मैंने पहले दिन से बता रखा है, जो सही एंट्री है उसको पोस्ट करो, अगर नहीं हुआ है तो डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट तो हुआ ही नहीं है तो डेटर डेबिट होगा,
सेल्स क्रेडिट हुआ है लेकिन इतने से नहीं हुआ है, तो सेल इतने से क्रेडिट होगा, ठीक है। अब इसको रिवर्स करना है, तो ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट करेंगे, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट करेंगे। अब जो भी बना ऐसा तो नहीं लिख सकते, ये तो बच्चों जैसा हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों डेटर का टोटल कर देंगे, दोनों डेबिट साइड में है तो इतना अमाउंट आता है। सेल्स एक क्रेडिट है एक डेबिट है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट आ गया। और फिर उसके बाद एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस लगाना पड़ा हम लोगों को क्रेडिट साइड में। अभी भी खत्म नहीं हुआ इसका सोल्यूशन, क्योंकि हम लोगों को देखना है कि इसमें कोई पीएल एडजस्टमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा, सेल्स में लगेगा। तो क्या एंट्री होगा, डेटर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1506 180 और 1326। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा गैप हो गया, ठीक है, इसके बाद ये लिखा है मैंने। थर्ड नंबर में देखो क्या बोला है। A return to creditor 510 was entered in the return inward। तो क्रेडिटर को रिटर्न करने से तो रिटर्न आउटवर्ड में दिखाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने कहा दिखा दिया रिटर्न इनवर्ड में। हाउ एवर द क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। तो पहले अगर क्रेडिटर को रिटर्न करते तो एंट्री क्या होता है बोलो, क्रेडिटर को रिटर्न करने का। creditor to return outward। हाँ, क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड, सही है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि क्रेडिटर जब परचेस किया था तो परचेस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर क्रेडिट आइटम होता है, कम हो जाएगा तो डेबिट हो। क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड 510, ये सही वैल्यू से होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने गलती क्या किया है, पहला बात तो इसको सेल्स रिटर्न दिखाया है, यहाँ पर बोल दिया है देखो रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न। हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, मतलब क्रेडिटर डेबिट सही तरीके से कर रखा है, लेकिन रिटर्न इन आउटवर्ड की जगह रिटर्न इनवर्ड दिखा दिया है, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर डेबिट, ये तो सही किया है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा ना क्या सही है क्या गलत है। और रिटर्न आउटवर्ड की जगह रिटर्न इनवर्ड किया है तो फिर डेबिट किया होगा, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। तो 510। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, क्रेडिटर डेबिट हुआ है, सेम अमाउंट से हुआ है, कुछ नहीं करना है। टू रिटर्न इनवर्ड करेंगे जो कि नहीं हुआ है, सॉरी टू रिटर्न आउटवर्ड करेंगे, इनवर्ड बोल दी गलती से। 510 जब शटडाउन का मैसेज आया तब नहीं बताया तुमने, इसलिए बंद हो गया मैसेज आता है। ठीक है, लिखो आ जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड 510 से क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, टू लिखो, नहीं देखोगे तो नहीं लिखो। टू रिटर्न क्या होगा, बोलो क्या लिखोगे। बोलो क्या लिखे हो, देखो कोई आंसर है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसका डबल 1020। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1020 टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि दोनों ही रिटर्न इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो दोनों ही मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो इसका टोटल भी कितना होता है, वही 1020। फोर्थ नंबर में बोला है
कैश रिसिप्ट फ्रॉम सी दास वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ जी दास। तो सी दास से कैश रिसिप्ट हुआ है तो एंट्री क्या होगा? किसी से कैश मिला है तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास। कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास, ठीक है। 620। अब ये हम लोगों ने क्या कर दिया है? डेबिट ऑफ जीदास कर दिया है, तो कैश में कोई इश्यूज नहीं है, कैश अपना जैसा था वैसा ही किया है। सी दास की जगह नाम तो चेंज किया ही है, साथ ही साथ उसको हम लोगों ने डेबिट भी कर दिया है। नाम चेंज हुआ और एंट्री को भी गलत कर दिया है, ठीक है, लेकिन अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं किया है। अब इसको ठीक करना है तो कैश जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं हुआ है। टू सी दास करना चाहिए सही वाला एंट्री जो है, और गलत जो जी दास है इसको हटाना है। तो टू जी दास करेंगे क्योंकि वो डेबिट हो रखा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इन दोनों का टोटल 620 का टोटल कितना होता है? 1240। अब इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा, ये सेम एंट्री यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें किसी तरीके का नॉमिनल अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो ये सेम हो जाएगा। मैंने सेम लिखा है, तुम लोग एग्जाम में तो तुम लोगों को मेन तो यही इधर वाला ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जिनको टिक करना है वो टिक करो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर गुड्स वर्थ 840 were dispatched to a customer before the close of the year but no invoice was made out। तो हम लोगों ने गुड्स डिलीवर तो कर दिया है बट उसका कोई इनवॉइस नहीं बनाया है, ठीक है। तो डेटर को अगर सेल किया है तो एंट्री क्या होगा? मतलब अगर हम लोग इनवॉइस बनाते तो फिर अकाउंट्स में एंट्री क्या देते? डेटर टू सेल। इनवॉइस रेज करने का मतलब क्या है कि हम लोग बिल बना रहे हैं तो उसका एंट्री भी किए होंगे अकाउंट्स में, तो बोल रहा है कि एंट्री नहीं किए हैं तो करना तो चाहिए। अगर कस्टमर को गुड्स डिलीवरी कर रहे हैं तो एंट्री तो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने गुड्स बेचा है। तो डेटर टू सेल्स ये एंट्री करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इसका एंट्री नहीं किया और कस्टमर को गुड्स डिलीवरी कर दिया। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास करना पड़ेगा, तो डेटर टू सेल्स यही वाला हम लोग का आ जाएगा, रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। लेकिन और एक बार एंट्री हमें पास करना पड़ेगा बिकॉज सेल्स हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री हो जाएगा डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट 848 डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, ये सिंपल था। ये हम 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर पे क्या बोला है देखो, गुड्स और 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि आजकल ऑनलाइन पे जो होता है वो सेल और रिटर्न बेसिस ही होता है कि 15 डेज के अंदर अगर आपको नहीं पसंद आया प्रोडक्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो दैट इज सेल और रिटर्न बेसिस। बेच तो दिया लेकिन रिटर्न भी आ सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है अगर रिटर्नेबल गुड्स है, लेकिन हाँ सारे चीजों को टैग वगैरह सब सही रखना है। अगर कुछ हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर वो रिटर्न नहीं लेंगे क्योंकि रिटर्न पॉलिसी का रूल्स होता है कि ऐसा कोई भी चीज कोई रिटर्न नहीं लेगा जिसको हम लोग खराब कर देते, वो तो नहीं होगा। तो बोला है कि 1000 रुपीज का गुड्स बेचा गया था सेल और रिटर्न बेसिस पे एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। लेकिन देखो जब रिटर्न बेसिस पे बेचते हैं तो एक्चुअल सेल्स होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे आज तुम लोगों ने मान लो एक कैलकुलेटर खरीद लिया ऑनलाइन पे, ठीक है, ऑनलाइन पे कैलकुलेटर खरीद लिया 500 रुपीज देके। अब इसका 15 डेज जो है रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा है कि ये ठीक नहीं है मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो कितने दिन के अंदर रिटर्न करने से रिटर्न होगा? 15 डेज के अंदर रिटर्न करने से ही होगा। उसके पहले करोगे तो भी होगा लेकिन उसके बाद करने से नहीं होगा। तो जिसने कैलकुलेटर बेचा है उसको भी पता है कि 15 दिन के अंदर मे भी मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आ सकता है अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया तो। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि अपनी इस सेल को, भले ही ये सेल का कंफर्मेशन मुझे 15 डेज बाद मिलेगा फिर भी उसे सेल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेल कैसा सेल है? देखो ऑनलाइन में खरीदते हैं तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं, मतलब क्रेडिट सेल तो वहां कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में क्या होता है ना, एक्चुअली ये अभी तो है सेलर टू कस्टमर में ये अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के चलते, लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा ऑनलाइन को छोड़ के सोचोगे तो ऐसा
नॉर्मली कोई दुकानदार हमें ये नहीं बोलेगा ये प्रोडक्ट लेके जाओ 15, जान पहचान का होगा तो ही बोल सकता है। कोई अनजान दुकानदार हमें ये नहीं बोलेगा कि लेके जाओ 15 दिन बाद नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। ये रिस्क ऑनलाइन वाला लेता है, लेकिन ये ऑफलाइन में नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, अगर हमारा कोई जान पहचान का दुकान है तो हो सकता है, वो अलग चीज है। तो यहाँ पर सेल नहीं हो रहा है, फिर भी ये लोग इसको सेल मानेंगे। तो क्या सेल मानना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि ये ऑनलाइन का बात नहीं हो रहा है, ऑफलाइन। नॉर्मली क्या होता है ना, एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन डीलर के साथ होता है, मैन्युफैक्चरर और मतलब जो रिटेलर है उसका, या डीलर या मैन्युफैक्चरर का। मतलब जैसे मान लो कोई शॉप में अलग अलग टाइप का नूडल्स बिक रहा है, ठीक है, अब कोई आके दूसरा एक ब्रांड का प्रोमोट कर रहा है कि आप ये भी रखिए, बेच के देखिए अच्छा बिकता है कि नहीं बिकता है, अगर नहीं बिकेगा तो बाद में रिटर्न कर दीजिएगा। उस कंसेप्ट से ये चालू हुआ था। पहले कभी कस्टमर को ये फैसिलिटी नहीं मिलता था, आज भी सिर्फ ऑनलाइन में मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में अब अगर किसी का जान पहचान का दुकान है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और पैसा वापस तो होता नहीं, अगर नहीं पसंद आएगा बोलेगा पैसा रहने तो बाद में कुछ खरीद लेना, पैसा वापस वाला कोई सिस्टम नहीं होता है ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में होता है। तो ये जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये कस्टमर वाला नहीं है। ये कंसेप्ट जो है ये नॉर्मली मैन्युफैक्चरर के साथ या डीलर के साथ, जो रिटेलर है ना, उनके उनके अंदर चलता था, ठीक है, रिटेलर के अंदर चलता था कि आप ये भी प्रोडक्ट अपनी दुकान में रख के देखो बिकता है कि नहीं बिकता है, अगर नहीं बिका तो आप इतने दिन बाद रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे हुआ है, फिर भी इस सेल को क्या माना जाएगा? नॉर्मल सेल की तरह कंसिडर किया जाएगा, और इसमें पैसा नहीं देना पड़ता है। बोलते हैं आप रखो बेचो, अगर बिकेगा तो ही पैसा दीजिएगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके के सेल को अगर सेल मानेंगे तो क्रेडिट सेल मानना पड़ता है, ठीक है। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री क्रेडिट सेल का होना चाहिए। तो वो एंट्री क्या होगा? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। एट द क्लोज ऑफ द ईयर, अब ईयर एंड होने को आ रहा है, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 15 दिन के अंदर रिटर्न करना है। अब मान लो 15 दिन बाद आ गया 31 ऑफ मार्च, ठीक है। तो 31 ऑफ मार्च आ गया, तो जिसने ये सेल किया है, जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, जिसने ये सेल किया है, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है। अब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा तो उसको क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग एंड पीएल, ठीक है, जहां पर वो इस सेल को क्या बोल के दिखाएगा? बाई सेल्स बोल के। अब जैसे ही बाई सेल्स दिखाएगा, इस सेल के अकॉर्डिंग, ये 1000 रुपीज के सेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं होगा? ऑटोमेटिकली, अगर सेल रिकॉर्ड करेंगे तो उसका जीपी ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन अभी तक मुझे कस्टमर से कंफर्मेशन मिला ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है। और हम उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, टाइम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इनको तो अपना फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो फिर ये क्या करेंगे? तो अब देखो, अगर ये सेल रिकॉर्ड कर देते हैं तो जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा साथ ही साथ। और अगर जीपी रिकॉर्ड हो गया और बाद में जाके कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, तब तो ये फाइनल अकाउंट ही गलत बन गया। तो क्या करना पड़ेगा? अब तुम लोग एक कंसेप्ट सीखे होंगे, मैचिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। रेवेन्यू के साथ हमें एक्सपेंसेस को मैच करना पड़ता है। तो जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस किया था, जो प्रोप्राइटर ने ये प्रोडक्ट परचेस किया था और उसके बाद उसको सेल किया, तो परचेस का दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो बिक जाएगा या तो वो क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। तो अगर हम इसको बिक गया है ये नहीं दिखाना चाहते, क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? क्योंकि उसका जीपी रिकॉर्ड हो जाएगा और बाद में कस्टमर अगर बोल दे कि मुझे नहीं लेना है, तो ये जीपी गलत आ जाएगा। तो ये एक चैप्टर पहले हुआ करता था, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस बोल के, अभी हटा दिया गया है। अगर सीयू के अंदर तुम लोग बीकॉम करते हो, वहां भी हट चुका है, चलो वहां भी हटा दिया है जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये जो है यहाँ पर 1000 रुपीज का इसने पहले सेल रिकॉर्ड किया, अब ईयर एंड आ गया। अब इसका कंफ्यूजन ये है कि हम इसको सेल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये सेल होगा कि नहीं होगा अभी तक वो पता चलने का टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो मुझे सेल को सेल नहीं दिखाना है, मुझे इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखा देना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ये सेल नहीं है, ये मेरा ऐसा स्टॉक है जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेल को कैंसिल करेंगे। तो इसका सही अप्रोच में ये होता है, सेकेंड एंट्री इस पे डालना चाहिए, सेल्स टू डेटर, ठीक है, सेल्स टू डेटर।
एक्चुअली जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे काम करते हैं वो इसी तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। पहले डेटर टू सेल बोल के रिकॉर्ड कर दिया, अब उस सेल को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि ईयर एंड आ गया। अगर ईयर एंड नहीं आता तो वेट कर लेता और कस्टमर से पूछ लेता कि मतलब कस्टमर बता देता कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर तब भी ये एंट्री होता। अगर कस्टमर बोलता हाँ मुझे पसंद है तो इसके बाद एंट्री कर देता कैश टू डेटर, पैसा ले लेता। और कस्टमर अगर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे वापस करना है, तो ये एंट्री टलता। तब भी सेल को क्या करना पड़ता? कैंसिल। ये सेल का कैंसिल एंट्री। और कैंसिल करने के बाद क्योंकि ईयर एंड आ रहा है, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट करना है, सेल कैंसिल कर दिए, लेकिन इस सेल को जब मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा था तब तो मैंने कोई कॉस्ट इनकट किया था, तो फिर कॉस्ट के साथ अगर मुझे रेवेन्यू को मैचअप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये बिका नहीं है तो फिर मुझे वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। जैसे तुम लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनी, यहाँ 100 यूनिट खरीदे थे, ठीक है, उसमें से 20 यूनिट बिक गया, अगर यहाँ 80 क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखाओगे तो कैसे टैली होगा? नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है, मैंने 100 यूनिट खरीदा और उसमें से कुछ बेच दिया, लेकिन अब वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा कंफर्मेशन नहीं है, ताकि मेरा ट्रेडिंग सही दिखे, जीपी सही दिखे, मैंने सेल को एलिमिनेट कर दिया तो उसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, ये लिखना पड़ता है क्योंकि ये अपने गोडाउन में नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। लेकिन देखो ये एंट्री समझ में आना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग में तुम लोग लिखते हो बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका जर्नल एंट्री होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग होता है। और क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये अलग तरीके का स्टॉक है, मेरे गोडाउन में मतलब प्रोप्राइटर के गोडाउन में नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन इसका एंट्री 1000 से नहीं होगा, अगर तुम लोग 1000 लिख रहे हो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कभी भी सेल प्राइस में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है बोलो? बहुत फाइनल अकाउंट्स किए हो जहां पर देखोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो दो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ होता था, ठीक है, और तुम लोग को बोला जाता था कि ये वाला रिकॉर्ड करो। याद है किसी को क्लोजिंग स्टॉक किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट, बुक बोलो। वैल्यू। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बुक वैल्यू नहीं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। देखो जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स कर लिया है उनको तो बोलना चाहिए विच एवर इज लोअर। अगर तुम लोग कोई भी 11 का फाइनल अकाउंट्स का बुक्स निकालोगे जिससे प्रैक्टिस किए थे, देखोगे इतना ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो दो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और तुम लोग को बोला जाता है जो कम होता है वो लिख लो, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म अप्रोच से चलता है, ठीक है, कि अगर मेरा एक 100 रुपए का स्टॉक है, वो मुझे लग रहा है कि मार्केट में आगे जाके 90 का हो जाएगा, तो मेरा लॉस है 10 रुपीज का। और कंजर्वेटिज्म अप्रोच का मतलब ये होता है फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर लो। अगर मेरा 100 रुपए का स्टॉक मुझे लग रहा है आगे जाके 110 हो जाएगा, तो मुझे 110 में बुक करने का परमिशन नहीं है, बिकॉज अकाउंट्स कंजर्वेटिज्म अप्रोच से चलता है, वो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ सब बुरा ही होगा, हम लोग, तुम लोग एग्जाम दोगे पूछेंगे अच्छा देने से भी बोलोगे, तुम लोग क्यों, हम लोग भी बोलते थे बचपन में अच्छा नहीं हुआ है ठीक ठाक हुआ है, इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच, डर लगता है, बोल दिए बहुत अच्छा हुआ, फिर कुछ अगर ऐसा वैसा हो गया तो कोई कुछ बोल देगा, ठीक है। तो वही इंसान ने ये बनाया है, तो कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करो, इसी वजह से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन फ्यूचर का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, जब होगा तभी करना है, लेकिन फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसी वजह से कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखो द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट, इसका मतलब बता सकते हो कोई? इन्होंने जो बेचा था उसमें कॉस्ट के ऊपर 25% लगा के बेचा था, तो ऑब्वियसली कोई कॉस्ट में थोड़ी ना बेचेगा। ये चीज हम 50 रुपए में खरीद रहे 50 में बेच देंगे, तो हम बिजनेस क्यों करें? मुझे तो प्रॉफिट लगा के बेचना पड़ेगा, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है बोलो? सेल प्राइस तो बता दिया, सेल प्राइस का मतलब क्या होता है? सेल प्राइस इक्वल तो बोलो यहाँ पर ये बोला है 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, तो ये किस चीज पे बोला है? कॉस्ट पे। तो 100 मेरा क्या हो गया? कॉस्ट। 25 क्या हो गया? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है? 125। अच्छा, इसको दो तीन तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है, तो हम बता देते हैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना के। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जगह पे तुम लोग का काम आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे
25% एबव कॉस्ट। इसको हम 3 तरीके से बता देंगे, लेकिन जो तरीका फॉलो करना है वो भी बता देंगे, कोशिश करो उसी को करने का। तो यहाँ पर हो गया प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स, हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, नो इश्यूज। यहाँ बोला है 25% एबव कॉस्ट, तो 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक है। जैसे अगर बोले कि आउट ऑफ 100 किसी को 75 मिला है, तो दैट इज द टोटल अमाउंट एंड दैट इज द अमाउंट ऑब्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा प्रॉफिट, कॉस्ट हो गया 100, तो सेल प्राइस हो जाएगा 125। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये 25% एबव कॉस्ट के जगह 25% एबव सेल होता, तो यहाँ पर फिर इस टेबल में क्या क्या लिखते? मतलब तुम लोग को काटना नहीं, हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पुट करते, बोलो क्या समझे, इससे पता चलेगा। ये कॉस्ट के ऊपर है, तो 25/100 का मतलब ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है। और ये किस चीज को बोला है? 25% एबव कॉस्ट प्रॉफिट को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एबव सेल हो तो फिर क्या होगा? सेल क्यों? प्रॉफिट 25 और कॉस्ट 75। 25 प्रॉफिट होगा, हम तो प्रॉफिट ही बोलছি, एबव सेल বলেছি না, তাহলে লস। 25 प्रॉफिट, सेल क्या हो जाएगा 100, क्योंकि 25/100 तो मेरा रहेगा ही। एबव सेल बोला है तो ये सेल्स हो जाएगा, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो फिर मेरा कॉस्ट कितना होगा? अगर 100 रुपए में बेचा 25 रुपए का प्रॉफिट, तो कितने का खरीदा था, वही तो कॉस्ट होता है। 100 माइनस 25 यानी कि 75। चलो इस पे है नहीं, लेकिन याद रखो क्योंकि ये काफी काम आने वाला है आगे जाके। बीकॉम में बोलो, यहाँ बोलो, कहीं पर भी ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये कौन सा प्राइस दिया हुआ है? बोलो, सेल रिकॉर्ड करो, कौन सा प्राइस दिया हुआ है, इतना सोच रहे हो? सेल प्राइस, कस्टमर के कॉस्ट प्राइस है, बिक्री करो, सेल प्राइस है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1000। अब मुझे क्या निकालना है? इसका कॉस्ट। तो यूनिटरी मेथड पता है, बचपन में किए हो। 125 का अगर 100 कॉस्ट है, तो 1000 का कितना होगा? बोलो, निकाल के दिखाओ। 750। की बोलो यूनिटरी मेथड में। यूनिटरी मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी का मुझे नहीं पता। बांग्लाते वाले ओइकिक नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। यूनिटरी मेथड तो सुने होंगे ना भाई। 125 रुपया सेल प्राइस होने से कॉस्ट प्राइस 100 होता है, 1 होने से 100/125 होता है, 1000 होने से क्या होगा, ये पूछा है मैंने से। ये तो भर भर के बचपन में किए होगे। एक पेन का 2 रुपया, तो 5 पेन का 10 रुपया। ज्यादा से कम जाने से डिवाइड, कम से ज्यादा जाने से मल्टीप्लीकेशन। कितना हो गया? 800। तो इसका मतलब 1000 रुपीज अगर सेल प्राइस है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 800। और एक तरीके से बता देते हैं, जैसे देखो 25/100 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/4 होता है, क्योंकि 25 को अगर हम लोग कैंसिल आउट करें, 25 1 से 25, 25 4 से 100, तो 1 रुपीज प्रॉफिट, 4 रुपीज कॉस्ट। जो 100 को कॉस्ट लिख रहे हैं उसको ये लिख रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 4 रुपए में हम लोगों ने कुछ खरीदा था और उसको बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसको कितने में बेचा हो? 4 रुपए में खरीदा था, इसको बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा था? 5 रुपए में बेचा था। अब मुझे निकालना क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल। क्या निकालना है? क्या निकालेंगे बोलो तो? प्रॉफिट। क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेरे पास क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में? सेल। मुझे इसके अंदर से प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन सेल। ये क्या है? ये है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे होता है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे होगा? प्रॉफिट बाय सेल्स। यहां पर भी अगर देखोगे
तो वैसा ही आ रहा है। चलो मैंने यहाँ कॉस्ट लिखा है तो उस वजह से नहीं आ रहा है, प्रॉफिट से भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट कितना है, सेल अभी बताया तुम लोगों ने 1+4, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट तो अपना 1 ही रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। अगर कॉस्ट के ऊपर देखोगे तो 4 के बेसिस पे सोचोगे, अगर सेल के ऊपर देखोगे तो 5 के बेसिस, 1/5 हो गया। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल का जो रेशियो है वो 1/5 है, तो 1000 के अंदर कितना अमाउंट छुपा हुआ होगा, जैसे रेशियो करते हो, रेशियो भी कर चुके हैं हम लोग मैथ्स में, तो कितना आ गया 200, ये क्या निकला, प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या निकला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, अब इसमें से माइनस करो, 1000 माइनस 200, सेल में से प्रॉफिट हटाओ, कितना आ गया 800, ये आ जाएगा। ये इसका मतलब क्या है, 5 रुपए सेल प्राइस तो 1 रुपया प्रॉफिट। अब यहाँ पर भी वही था, अगर ध्यान से देखोगे कैसे, इसका कैलकुलेशन करो तो 100 डिवाइडेड बाई 125 करके देखो कितना आता है। 100 डिवाइडेड बाई, मतलब ये अगर 5 से कैंसिल हो, ये ऑब्वियसली कॉस्ट के ऊपर है, ये प्रॉफिट के ऊपर होता तो हो जाता। देखो हम दिखाते हैं, 125 अगर मेरा सेल प्राइस है तो प्रॉफिट कितना है 25, 1 है तो 25/125। तो अगर मेरा सेल प्राइस 1000 है तो उसमें प्रॉफिट कितना है, क्योंकि मैंने यहाँ प्रॉफिट ही ना निकाल के दिखाया तुम लोग को, तो अगर इस तरीके से भी यूनिटरी मेथड में जाओगे तो भी आंसर आएगा। अब 25/125 कितना होता है 1/5, ये देखो, इसका 1000 कितना हो गया 200, क्या निकल के आए प्रॉफिट, बिकॉज मैंने 25 को कंसिडर करके किया। इसको करोगे तो सीधा कॉस्ट निकल जाएगा, इसको करोगे तो प्रॉफिट निकलेगा, तो फिर से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, और ये लाइफ टाइम पूंजी है मान के चलो, क्योंकि आगे जाके कोई भी जगह पे काम आएगा। तो 800 का मेरा कॉस्ट हो गया, तो मुझे कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको, 800 पे अभी सिखाया था, अपना क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और एनआरबी। एनआरबी का मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में से बेच के कितना मिल सकता है 1000, और इसका कॉस्ट कितना आया 800, तो विच एवर इज लोअर, अभी बोल दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंडर ये आता है। अब इन्होंने गलती क्या क्या किया है वो देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि अच्छा, गुड्स और सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो रॉन्ग क्या हुआ है, रॉन्ग में ये एंट्री हम लोगों ने कर लिया है डेटेड टू सेल, ठीक है, डेटेड टू सेल ये किया है, और एकदम सही सही किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि हम लोगों ने इसका एंट्री किया नहीं है। ठीक है, इसका एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये लाइन मुझे बता रहा है कि ये एंट्री हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों ने किया है। लेकिन जब क्लोजिंग ऑफ द ईयर आया, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर आया, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कस्टमर के पास ऑप्शन अभी भी रिटेन था कि उसको रिटर्न करना है नहीं करना है, तो फिर सेल प्राइस इतना बताए, मतलब आगे का ये एंट्री नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका एंट्री रेक्टिफाइड करेंगे, तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, यही वाला रिपीट होगा, रेक्टिफाइड में क्या हो जाएगा सेल्स टू डेटर, और इधर क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 800 800। अब इसका पीएल एडजस्टमेंट जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर 1000 1000, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर टू पीएल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर टू पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग भी नॉमिनल अकाउंट होता है 800। ठीक है, अब इन दोनों को चाहो तो कंबाइनली भी लिख सकते हो, कंबाइनली अगर लिखोगे ये दोनों एंट्री को तो क्या लिखोगे, अगर कंबाइनली लिखना चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर डेबिट कितना 800, पीएल 1000 डेबिट और 800 क्रेडिट, तो नेट करके कितना 200 डेबिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा है, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट कितना हो जाएगा 200, और 2 क्या हो जाएगा डेटर 1000। अगर चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। चलो, हो गया कंप्लीट। चलो अब हम लोग इसका जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं। हम्म
देखो ट्रू फॉल्स है, पहले बोल रहा है द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। क्या ये बात सही है? बोलो कौन आंसर देगा? ट्रू और फॉल्स बोलो। ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले तो, हाँ ट्रू, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने बोला था अपने कॉपी में देखो 3 स्टेज ऑफ डिटेक्शन दिया हुआ है, तो स्टेज अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उस पे क्या मेथड लगाएंगे वही तो नहीं समझ पाएंगे, वही तो बोला है। इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। बोल रहा है कि अगर पूरा ओमिशन हो गया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो बोलो ये क्या सही है कि गलत? ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, जहां पर एक क्वेश्चन आया था ट्रायल बैलेंस टैलीड और नॉट टैलीड, इसके बारे में हम लोगों ने पॉइंट दे दे के लिखा था। फॉल्स। फॉल्स। सही बोले, फॉल्स होगा, क्योंकि अगर मैंने कोई एंट्री लिखा ही नहीं है, उसको ऑमिट ही कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, कम अमाउंट से होगा। अगर मान लो टोटल 1000 दिख रहा है, मैंने एक 100 रुपए का एंट्री नहीं किया है, तो फिर दिखना चाहिए था 1100, दिख रहा है 1000, तो क्यों नहीं टैली होगा? टैली होगा, ऑब्वियसली होगा। व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। बोलो ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रायल बैलेंस के बाद होता है तो सस्पेंस अकाउंट जरूर ओपन होगा। व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रू। ट्रू। अगर हम लोगों ने, हाँ ट्रू होगा, अगर हम लोगों ने एसेट परचेज को एक्सपेंस दिखा दिया है तो फिर वो प्रिंसिपल एरर कहलाता है। ट्रायल बैलेंस एग्रीज इन केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर। अगर एरर कंपेंसेटिंग वाला, इसका मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए को लिखते लिखते मिस्टर बी को लिख दिया है, मिस्टर ए डेटर था, मैंने मिस्टर बी को डेटर कर दिया है, तो इस तरीके के एरर को कंपेंसेटिंग बोलते हैं। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। When amount is written on wrong side, अगर गलत साइड में अमाउंट को लिख दिया है, इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। बोलो फॉल्स। प्रिंसिपल एरर मतलब अगर तो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल और कौन सा पर्सनल, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री नहीं कर पा रहे, तो अगर रॉन्ग साइड में लिखते हैं तो उसे हम लोग प्रिंसिपल एरर नहीं कहते। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अभी थोड़ी देर पहले ये समझाया था, द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। मैंने बोला पुराना एसी खरीदा, हाँ फॉल्स होगा। ये किस में डेबिट होना चाहिए? फर्नीचर में ही डेबिट होना चाहिए, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड चीज खरीदा है, मैंने अभी तक पुट टू यूज के पहले, पुट टू यूज के पहले का मतलब है जब तक यूज करना स्टार्ट नहीं करते तब तक उस पर जो भी खर्चा करेंगे वो हमारे एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बोला। Profit and loss adjustment account is open to rectify the errors detected in current accounting period। बोल रहा है कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग ओपन करते हैं ताकि हम लोग करंट अकाउंटिंग पीरियड के एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। बोलो अभी तो कितना सारा क्वेश्चन किया हम लोग। पीएल एडजस्टमेंट कब बना रहे हैं? जिस साल बना रहे हैं एरर आइडेंटिफाई किया उस साल का फाइनल अकाउंट्स को ठीक कर रहे हैं, एरर को ठीक कर रहे हैं, या प्रीवियस ईयर वाले? प्रीवियस ईयर वाले, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस। प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस का ओनर है उसके घर का रेंट पे हो रहा है किसको? वो जिनके अंडर मतलब जिसके घर पे रहता है लैंडलॉर्ड के, वहां पर मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। बोल रहा है कि इसका एंट्री जब करेंगे तो रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ क्या डेबिट होना चाहिए? If the error are detected after preparing trial balance, बोल रहा है कि अगर एरर डिटेक्ट हुआ ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, then all the errors are rectified through suspense account। True। If error are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through। अच्छा हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड है, ये ऑल की वजह से थोड़ा सा आंसर मेरा चेंज होगा। एरर्स को रेक्टिफाई हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू से ही करते हैं, लेकिन क्या सारे एरर को करेंगे या जहां जरूरत होता है? जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, ये वाला फॉल्स होगा आंसर। उसका रीजन ये है, जैसे देखो कहीं पर भी हम दिखाते हैं जहां सस्पेंस अकाउंट से हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सस्पेंस टू एक्सपेंस, सस्पेंस टू सेल, क्रेडिटर टू सस्पेंस, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, ट्रेड पेबल टू परचेज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था
ये सस्पेंस देख के ही पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डिटेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ सस्पेंस तो यूज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट था ही नहीं। सस्पेंस का रिक्वायरमेंट कब होता है? जब डेबिट या क्रेडिट साइड का वन साइडेड एरर होता है और हम लोग को सब्सटीट्यूट करने के लिए सस्पेंस का जरूरत होता है। तो सभी एंट्री में सस्पेंस लगे ऐसा जरूरी नहीं है, जहां मेरा वन साइडेड एरर होगा वहां पर मुझे सस्पेंस देना पड़ेगा। तो ये ऑल अगर नहीं होता तो फिर ठीक था, यहाँ पर ऑल द एरर्स नहीं होगा, सम ऑफ द एरर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर फिर क्या हो जाएगा, इसी वजह से फॉल्स हो, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस बोला था कि ऑल द एरर्स नहीं हो सकता है, कुछ एरर्स को करना पड़ सकता है, कुछ को नहीं करना पड़ सकता है। अच्छा, अब एमसीक्यू बोल रहा है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए फॉर 10,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। बोल रहा है हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है ए से 10,000 का, जिसको सेल्स बुक में दिखा दिया, और ये गलती करने के वजह से हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, या ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया? बताओ। आज जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था आते साथ पहले हम लोगों ने वैसा टाइप, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। देखो हम लोगों ने किया है परचेज, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या दिखा दिया है, सेल्स। तो सेल्स दिखाएंगे तो प्रॉफिट तो बुक होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बता रहे थे, सेल्स दिखाएंगे तो प्रॉफिट बुक होगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। अब कितने से बड़ा होगा? जितना इसके अंदर प्रॉफिट लोकेटेड है, ठीक है, ये तो पूरा सेल प्राइस है, पूरा प्रॉफिट तो है नहीं, अब जितने से प्रॉफिट है उसमें उतना से बढ़ जाए। फिर बोल रहा है if purchase return of 1,000 has been wrongly posted to the debit of the sales return, हुआ था purchase return एक्चुअली में, लेकिन हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है, सेल्स रिटर्न में दिखाया है, but has been correctly entered in the supplier account. Total of trial balance would show the debit side इतना, trial balance would show the credit side इतना more than the debit side, डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, तुम लोग को एंट्री करके देखना पड़ेगा, तभी तुम लोग समझ पाओगे कि क्या आंसर होगा। तो थोड़ा मेहनत करके देखो, एंट्री पास करके करेक्ट एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइड क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या होगा, तभी बता सकते हो कि ट्रायल बैलेंस का किधर क्या चेंजेस होगा। ऑप्शन बी, हाँ बी तो बोल। देखो इसका रॉन्ग एंट्री जो है, करेक्ट एंट्री जो है वो क्या होना चाहिए, परचेज रिटर्न क्या एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर या सप्लायर टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होना चाहिए था 1,000 रुपीज से। गलती क्या किया है, अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, काफी सारा ऐसा पॉइंट आया था, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न, तो ये वाला गलत किया है। क्रेडिटर अपना सही है, क्रेडिटर अपना सही है, ठीक है, हम लोगों ने इसको सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है ना, तो उसको गलती से सेल्स रिटर्न मान लिया। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए भी आंसर नहीं। अब इसको रेक्टिफाई बोलो, कैसे करोगे रेक्टिफाई? लो इतना सारा सिखाया कॉलम कर करके, नहीं तो हम डायरेक्ट ही बता देते। সাসপেন্স আসবে কি আগে দেখো, সাসপেন্স আসবে তবে না সাসপেন্স লাগাবো। সাসপেন্সে যদি নিড না হয় তাহলে সাসপেন্স কেন লাগাবো? बोलो इसका रेक्टिफाइड एंट्री कौन बोलेगा? चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया बोलो? कैसे करके ठीक करना पड़ता है, मैंने क्या सीखा है? परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अच्छा मैंने क्या सिखाया बोलो तो, कैसे करके करना चाहिए? तुम लोग जैसे देख रहे हो, मुझे एक चीज बोलो, कैसे करके करना चाहिए? जो सही है उसको कुछ मत करो, बोल बोल के मेरा गला दुख गया, ठीक है, और जो
गलत है उसको सही करो, जो सही है उसको लिख दो। ना एक तो भूलो लो तुम, परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए ना, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। ये मुझे सॉरी, ये सेल्स रिटर्न हाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। अब सस्पेंस लगेगा, हाँ सस्पेंस लगेगा, तो सस्पेंस कितना आएगा, सस्पेंस 2000, हाँ सस्पेंस लगेगा, ठीक है। सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। अच्छा, अब ये रेक्टिफाइड एंट्री है। अब जब हम लोगों ने ये कर दिया होगा, क्योंकि गलत से क्या ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आए वो पूछा है ना, तो वो ये देखना है, तो क्रेडिटर लिखा होगा और सेल्स रिटर्न लिखा होगा। बोलो ये दोनों ट्रायल बैलेंस के किधर आता है, डेबिट की क्रेडिट, सेल्स रिटर्न तो डेबिट आइटम होता है, क्रेडिट क्रेडिट होता है, लेकिन हम लोगों ने लिखा तो गलत है ना, तो इससे जब लेजर बनाया होगा तो फिर हम लोगों ने दोनों को किधर दिखा दिया, इधर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 2000, तो मेरा किधर कम दिखेगा, हाँ तो फिर मेरा यहाँ पर क्रेडिट साइड जो है कम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या होगा, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 2000 मोर देन द क्रेडिट, ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिटर क्रेडिट में होता है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन हम लोगों ने तो गलत एंट्री से ट्रायल बैलेंस बनाया है, तो फिर क्रेडिटर को क्रेडिट में तो लिखा नहीं है ना, अगर लिखते तब तो बात ही खत्म था। और सेल्स रिटर्न का तो कोई, हम लोगों ने तो इससे ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तो इसका इम्पैक्ट दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि गलत करने के वजह से क्या चेंजेस हो गया। तो 2 का हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज इन रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, अगर रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड में लिख देते तो ऐसे एरर का नाम क्या होता है, बोलो। প্রিন্সিপাল এরর এক্ষুনি বললাম, নমিনাল রিয়েল পার্সোনাল অ্যাকাউন্টকে আইডেন্টিফাই না করতে পারলে সেটাকে বলে প্রিন্সিপাল এরর। এখানে তো ওটা বলেন ओमिशन मतलब कमीशन, ऑप्शन बी हो, ओमिशन का मतलब लिखा ही नहीं है, ठीक है, कमीशन होता है। अगर चार्ट देखोगे, देखो मेरा सारा चीज लिखवाया हुआ है, पढ़ना तुम लोग का ड्यूटी है, ये देखो। बोले आज तो मैम पीछे ही पड़ गए, तब से पढ़ना ड्यूटी है, ये है वो है ना, कभी कभी तो पीछे पढ़ना चाहिए। देखो कहाँ गया, ये देखो लिखवाया हुआ है सारा चीज, ठीक है। देखो फिर यहाँ पर 200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू, एक वेजेस पेमेंट किया है 200 रुपए का मशीन का इरेक्शन के काम के लिए, इरेक्शन मतलब वही इंस्टॉलेशन जैसा ही सोच सकते हो, तो ये डेबिट कहाँ पर होगा, मशीन अकाउंट में, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बोला था ना, मशीन अकाउंट। अच्छा, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर द अमाउंट 1000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू, बोलो। हाँ, भले ही पुरानी चीजों को रिपेयर करवा रहे हैं, लेकिन यूज करने के पहले कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा ही है सेकेंड हैंड, तो फिर उसको रिपेयर जरूरत है तो करना पड़ेगा। तो फर्नीचर का दाम तो मान लो सेकेंड हैंड फर्नीचर 5000 रुपए का आया था, अभी हम लोग बोलेंगे वो कितने का पड़ा हम लोग को, 6000 का। और ये टोटल तभी लग सकता है ना जब फर्नीचर डेबिट 1000 से होगा, तभी लग सकता है। तो 5 का हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो 6th नंबर, गुड्स वर्थ 50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, बोलो 55 वाला एंट्री 11 में करते हो ना, चैरिटी, चैरिटी क्या कहां पर क्रेडिट होगा पूछा है, चैरिटी कर रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बोलो देखो परचेज अकाउंट, क्योंकि चैरिटी करने का एंट्री क्या होता है, चैरिटी टू परचेज, स्टॉक दे रहे हैं तो स्टॉक कम होगा। अगर प्रोप्राइटर अपनी बिजनेस से, तुम लोग का मान लो कोई ग्रोसरी दुकान है, वहां से केक उठा के लेके चले गए, तो स्टॉक ही ना कम हुआ, ठीक है। मान लो केक का दुकान है, केक उठा के लेके गए तो वो क्या हो गया, स्टॉक कम हुआ, तो टू परचेज होगा। जब खरीदे थे उस केक को तो परचेज डेबिट किए थे, जब चला गया तो क्रेडिट करोगे। गुड्स वर्थ 100 टेकन बाय प्रोप्राइटर, आ गया सेम क्वेश्चन, फॉर डोमेस्टिक यूज शुड बी क्रेडिटेड टू,
अभी तो बोला परचेज अकाउंट, अभी तो सिखाया परचेज अकाउंट में जाएगा। जब भी गुड्स ड्रॉन होता है तो स्टॉक कम होता है, अभी बोला केक उठा के लेके गए, ठीक है। अच्छा 8th नंबर में देखो, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट पूछा है, सेल कर दिया ऑफिस फर्नीचर, एंट्री सोचो क्रेडिट क्या हो रहा है वो बताओ। फर्नीचर, हाँ फर्नीचर सेल करने से पूरा एंट्री बताओ, फर्नीचर क्रेडिट होगा, डेबिट सेल्स डेबिट की करा, सेल्स डेबिट করলে तो सेल्स কমে যায়, ক্যাশে যদি করি ক্যাশ ব্যাংক, अदरवाइज क्रेडिट করলে, क्रेडिट करने से डेटा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर, हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं बोलो, सीखे हो बचपन में ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे पहला रीजन क्या होता है, लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लरिकल एरर, बोलो। सी। ठीक बोलो। क्लरिकल एरर का मतलब हर तरीके का एरर आ जाता है, क्योंकि क्लार्क जो बनाता है, ठीक है, क्लर्क या अकाउंटेंट जो बनाते हैं उसी से तो ये एरर होता है। अब ये तो टाइप्स ऑफ एरर है, कमीशन और प्रिंसिपल थोड़ी ना दो एक लौता एरर है, इसके अलावा भी तो कितना सारा एरर है। तो सभी एरर को अगर कॉमनली बोले तो क्या बोल सकते हैं, क्लरिकल एरर। तो क्लरिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। कैसे पता चलेगा, जब वो मैच नहीं होगा, मैच नहीं हुआ तो ही पता चला कि गलत हो गया। 10th नंबर में देखो, 200 received from Smith whose account was written off as bad debt should be credited to, बोल रहा है कि स्मिथ कोई था जिसका अकाउंट हम लोगों ने बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया, लेकिन उससे 200 रुपए मिल गया, तो किसको क्रेडिट करना है। हाँ बैड डेट रिकवरी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये एंट्री होता है। अच्छा 10th का ये हो गया। चलो 11th नंबर लास्ट क्वेश्चन, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर 1200 हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस, ये पहला बोलो ये गलत है कि नहीं, गलत तो है ही ना, फर्नीचर परचेज किया जनरल एक्सपेंसेस में दिखा रहे, तो ये कैसा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। यही लास्ट था 11 तक, और था नहीं, ठीक है। ठीक है चलो आज इतना ही करते हैं, लेकिन पढ़ो, चैप्टर तो बढ़ता जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो रह जाएगा, रह गया तो हो गया। देखो 3 क्लास हुआ है, उसमें भूल जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बाय।